हेलो एवरीवन। आज है 18 अक्टूबर। ठीक है। और जो आज की क्लास रहेगी हमारी उसके टॉपिक्स क्या हैं। सबसे पहला रहेगा नेशनल नामदफ़ा नेशनल पार्क। सेकंड रहेगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, क्योंकि अभी इनकी रिसेंट में ही बर्थ एनिवर्सरी गई थी, तो इनके बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे। और अभी रिसेंट में सरकार ने 75 डीबी यूनिट्स को स्टार्ट किया है। तो ये है क्या क्या इनका फंक्शन है, दूसरे बैंकिंग सिस्टम से ये कैसे अलग हैं, तो उसके बारे में भी देखेंगे। और सिक्स्थ ईस्ट एशिया समिट जो अभी रिसेंटली हुआ था, तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, नामदफ़ा नेशनल पार्क। ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि देखो जो चांगलांग का जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने अभी ये डिक्लेयर किया है कि जो लार्ज एरिया पे वहाँ पे कार्डमोम की खेती होती थी। ठीक है। कार्डमोम क्या होता है, इलायची। कि भाई जो इलायची की खेती होती थी उसको इन्होंने इलीगल करार दे दिया कि अब से यहाँ पे किसी भी तरह की कोई ऐसे इलायची की खेती नहीं होगी। अभी क्या की पॉइंट्स हैं नामदफ़ा नेशनल पार्क के, उसके बारे में पढ़ेंगे अब। ठीक है। नामदफ़ा इज़ इनफैक्ट द नेम ऑफ अ रिवर। ये एक तरह से रिवर का नाम है जो कि इस पार्क से ओरिजिनेट होती हुई आगे जाके किस में मिल जाती है, नोआ दिहिंग रिवर में। ठीक है। और नोआ दिहिंग रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है। ओके। किसकी है, ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है, जो कि कहाँ से फ़्लो करती है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में फ़्लो करती है और मिडल ऑफ द नेशनल पार्क के बीच से होती हुई जाती है। अब यहाँ का जो क्या कहते हैं क्लाइमेट कैसा है, वो है सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। और जो माउंटेनियस पार्ट है जहाँ पे क्लाइमेट कैसा रहेगा, मोस्टली माउंटेनियस टाइप, जो पहाड़ों पे बेसिकली होता है वैसा। ठीक है। और वैली के अंदर और जो प्लेन एरिया वहाँ पे ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ओके। इसकी लोकेशन क्या है, ये अरुणाचल प्रदेश की जो स्टेट है वहाँ पे प्रेजेंट करता है, लाई करता है। और 1985 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंदर फैला हुआ है। और सबसे बड़ी बात, इंडो म्यांमार और चाइना का जो ट्राई जंक्शन है उसके पास ये लाई करता है, वहाँ पे ये प्रेजेंट है, मतलब उसके पास प्रेजेंट है, ना कि उनसे बाउंड्री शेयर करता है। द पार्क इज़ लोकेटेड बिटवीन द दफाबम रेंज, जो कि कहाँ पे है, किसकी रेंज है, मिसमी हिल्स की और पटकाई रेंज की। ये फोर्थ नेशनल पार्क है, इंडिया का फोर्थ लार्जेस्ट नेशनल पार्क है। और इससे पहले जो 3 नेशनल पार्क है वो कौन कौन से हैं, पहला तो हो गया हेमिस नेशनल पार्क जो कहाँ पे है, लद्दाख के अंदर। फिर दूसरा हो गया डेजर्ट नेशनल पार्क जो कहाँ पे, राजस्थान के अंदर। और तीसरा कौन सा हो गया, गंगोत्री नेशनल पार्क जो कि कहाँ पे, उत्तराखंड के अंदर। ओके। और अब बात करते हैं लीगल स्टेटस की। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड एज ए नेशनल पार्क इन 1983 के अंदर इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया था। ठीक है। इट वॉज डिक्लेयर एज ए टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व कब डिक्लेयर किया गया, ये सेम ईयर के अंदर 1983 के अंदर इसको टाइगर रिजर्व भी डिक्लेयर कर दिया गया था। और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंदर भी इसकी काउंटिंग आती है। और यहाँ की बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात करें तो यहाँ पे 1000 से ज़्यादा पेड़ पौधों की स्पीसीज़ पाई जाती हैं। और 1400 से ज़्यादा 1400 से ज़्यादा यहाँ के जो जीव जंतुओं की डाइवर्सिटी यहाँ पे, मतलब उनकी जो स्पीसीज़ है वो पाई जाती हैं। इट इज़ ओनली इन द वर्ल्ड टू हैव 4 फेलाइन स्पीसीज़ ऑफ बिग कैट्स। कि ये अकेला ऐसा वर्ल्ड का ऐसा नेशनल पार्क है जहाँ पे जो बिग कैट्स की जो फैमिली है उसके जो 4 स्पीसीज़ हैं यहाँ पे पाए जाते हैं। सबसे पहला तो टाइगर भी यहाँ पे प्रेजेंट है, लेपर्ड भी है, स्नो लेपर्ड भी है जिसके बारे में हमने लास्ट क्लास में बात करी थी, एक क्लाउडेड लेपर्ड भी है। और इनके जो साइंटिफिक नेम है ये हैं। ठीक है। पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा पार्डस और पैंथेरा उनसिया एंड नियोफेलिस नेबुलोसा। It is also famous for critically endangered species like नामदफ़ा फ्लाइंग स्क्विरल। ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिस्ट के अंदर आती है, जो कि आखिरी बार कब देखी गई थी, 1981 के अंदर। और यहाँ पे हुलॉक गिबॉन्स भी पाए जाते हैं, जो कि केवल अकेली ऐसी एप्स की प्रजाति है जो भारत के अंदर पाई जाती है, और वो भी केवल इसी नेशनल पार्क के अंदर। ठीक है। इसके बारे में क्वेश्चन लास्ट आई थिंक इस साल से पहले वाले साल में पूछा गया था। द वेजिटेशन यहाँ की जो कैसी है, वो एवरग्रीन फॉरेस्ट है। ठीक है।
व्हाट आर द अदर प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे कौन कौन सी और सेंचुरी हो गई और प्रोटेक्टेड और एरिया कौन से होंगे, पाक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, माउलिंग नेशनल पार्क, कामलेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, अब बात करते हैं जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा वो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से रिलेटेड। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने ट्रिब्यूट पेड की थी किसको, प्रेसिडेंट APJ, फॉर्मर प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम, जो कि अभी उनकी 90वीं बर्थ एनिवर्सरी गई थी। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 में हुआ था तमिलनाडु के रामेश्वरम नाम की जगह पे। तो इनका जो बर्थ एनिवर्सरी है उसको हम एज ए नेशनल इनोवेटिव डे के रूप में और वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे के रूप में मनाते हैं। इन्होंने जो अपनी ग्रेजुएशन है वो साइंस में की थी, कहाँ से, सेंट जोसेफ कॉलेज, जो कि कहाँ पे, त्रिची के अंदर 1954 में। और फिर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में इन्होंने अपनी स्पेशलाइज्ड डिग्री प्राप्त की, ठीक है, कहाँ से, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT से 1957 के अंदर। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट ऑफ इंडिया विद द यूनिक ऑनर ऑफ रिसीविंग ऑनरी डॉक्टरेट फ्रॉम 48 यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूट्स फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड। 48 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़, मतलब 48 यूनिवर्सिटीज़ से इन्होंने अपनी जो डॉक्टरेट की डिग्रियां प्राप्त की थी। तो सोच लो ये कितना पढ़ते थे और कितना विद्वान थे, और एक हमसे हमारी ग्रेजुएशन टाइम से ना होती, ठीक है। आजकल के बच्चों का यही हाल है भाई, मैंने तो आखिरकार में सही से कर ही दी थी, मतलब तय सीमा में, ऐसा नहीं है कि लंबे समय तक लटका के रखा। तो ये थे हमारे 11वें प्रेसिडेंट, जो कि मतलब इन्होंने क्या शपथ ली थी एज ए 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 2002, और जो इनकी टर्म ख़त्म हुई थी 2007 के अंदर। ही प्लान प्रोग्राम टू प्रोड्यूस इंडिया नंबर ऑफ सक्सेसफुल मिसाइल्स विच हेल्प टू अर्न हिज निकनेम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी के नाम से भी इनको जाना जाता है, क्योंकि इंडिया को इन्होंने काफ़ी तरह की मिसाइल्स बना के दिए हैं, ठीक है। इनका सबसे बड़ा रोल रहा है उसके अंदर। अवार्ड इनको कौन कौन से मिले, काफ़ी बड़े बड़े सिविलियन अवार्ड्स इनको मिल चुके हैं। पद्म भूषण हो गया, 1981 में मिला था। पद्म विभूषण इनको 1990 में मिला था। और फिर हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न, ठीक है, 1997 के अंदर। इनके द्वारा जो बुक्स लिखी गई थी, विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020, ए विजन फॉर न्यू मिलेनियम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। माई जर्नी, इग्नाइटेड माइंड्स, अनलीशिंग द पावर विद इन इंडिया, ठीक है, इंडोमाइटेबल स्पिरिट, गाइडिंग सोल्स, एनवाइजिंग एंड एम्पावर्ड नेशन, इंस्पायरिंग थॉट्स, ये इनके द्वारा कुछ लिखी हुई किताबें थी। इनकी डेथ हुई थी 27 जुलाई 2015 को, कहाँ पे, शिलोंग मेघालय के अंदर। अब इनका कंट्रीब्यूशन क्या था देश को लेके, तो उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। ये पायनियर थे फाइबर ग्लास टेक्नोलॉजी में, उसके अंदर इनका काफ़ी बड़ा अहम रोल था। फाइबर ग्लास से हमने किसका प्रोडक्शन किया, जो कंपोजिट रॉकेट्स थी, जो मोटर केस थे इनके केसेस हमने इसकी हेल्प से बनाए थे, ठीक है। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3, वो भी इन्हीं का प्रोजेक्ट था। इन्होंने ही पहला भारत का सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बना के दिया था देश को, जिसका क्या नाम था, SLV-3, जिसने अपनी जो पहली सक्सेसफुल इंजेक्टेड जो फ्लाइट थी वो कवर की थी। और कौन सी सैटेलाइट कहाँ पे छोड़ी थी, रोहिणी नाम की सैटेलाइट इन्होंने नियर अर्थ ऑर्बिट के अंदर छोड़ दी थी जुलाई 1980 में। और इंडिया फिर एक्सक्लूसिव मेंबर बन गया था स्पेस क्लब का। ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एवोल्यूशन ऑफ इसरोज लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम, ठीक है, जो ये लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम था, इसके सबसे मेन या फिर रिस्पॉन्सिबल इंसान ये बन गए थे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के। और उसी की बदौलत आगे जाके हम PSLV के अंदर पहुंच पाए, ठीक है। ये भी हमारा एक लॉन्च व्हीकल है। इंडिजीनियस गाइडेड मिसाइल, ये भी इन्हीं का सपना था कि आफ्टर वर्किंग फॉर 2 डिकेड्स इन इसरो के अंदर 20 साल तक काम करने के बाद और मास्टरी मतलब उस लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी के अंदर खुद को बिल्कुल मास्टर बना लेने के बाद इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली किसकी, इंडिजीनियस गाइडेड मिसाइल्स की, कि भाई अब भारत को मिसाइल्स देने का समय आ गया, ठीक है। और ये कहाँ पे चले गए, DRDO में इन्होंने एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ इंटीग्रेटेड गाइडिंग मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के रूप में काम किया था, ठीक है, एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव।
He led the weaponization of the strategic missile system and Pokhran 2 nuclear test collaboration with डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। कि भाई इन्होंने इंडिया को जो मिसाइल सिस्टम के अंदर वेपनाइजेशन हासिल करने की जो सबसे बड़ा रोल इनका रहा है, ठीक है। पोखरण 2 मिसाइल न्यूक्लियर टेस्ट के अंदर भी इन्होंने काफ़ी हेल्प की थी, कोलैबोरेट किया था किसके साथ, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में। आपने पोखरण मूवी तो देखी होगी है ना, जिसने नहीं देखी तो प्लीज़ देखना, ठीक है। जिसकी बदौलत आज हम इंडिया एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है। टेक्नोलॉजी विज़न 2020, देखो जो मैं बात कर रहा था ना जिस बुक के बारे में, कहाँ गई, ये रही, इंडिया 2020 ए विज़न फॉर अ न्यू मिलेनियम। तो एक तरह से वो इनका एक विज़न था कि 2020 तक आते आते हम इंडिया को लेस डेवलप कंट्री से एक डेवलप्ड सोसाइटी के अंदर बदल देंगे 20 साल के अंदर, ठीक है। द प्लान कॉल्ड इट अमॉन्ग द मेजर्स इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, हम बढ़ा लेंगे, है ना। टेक्नोलॉजी की वजह से हम इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ा लेंगे। हेल्थ केयर और एजुकेशन के अंदर अपने आप को काफ़ी उच्च स्तर पे लेके जाएंगे। मेडिकल और हेल्थ केयर के अंदर इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, इन्होंने जो एक पहले के कार्डियोलॉजिस्ट थे जिनका क्या नाम था, जो मतलब दिल से संबंधी जो प्रॉब्लम्स बीमारियां होती हैं, जो उसके विशेषज्ञ होते हैं, उसके डॉक्टर होते हैं, उनको बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। और जो उनका क्या नाम था, बी सोमा राजू। उनके साथ इन्होंने मिलके एक सस्ता, ठीक है, कॉर्नरी स्टेंट बनाया था जिसका नाम क्या था, कलाम राजू स्टेंट। और स्टेंट क्या काम आता है ना, जो हमारी हार्ट्स की जो वेन होती हैं, ठीक है, जो भी नसें होती हैं, अगर वो वीक हो जाती हैं, ठीक है, वहाँ पे कोई भी अनवांटेड पार्टिकल्स रुक जाते हैं, किसी भी तरह की ब्लॉकेज आ जाती है, तो उसको हटा के वहाँ पे क्या डाला जाता है, स्टंट, एक छल्ला डाला जाता है। और उस टाइम पे इंडिया के अंदर ये सब चीज़ें इंपोर्ट होके आती थी, इंडिया के अंदर बनाई नहीं जाती थी। तो इन्होंने सबसे पहला ऐसा कलाम राजू स्टेंट नाम से स्टेंट का इजाद किया था, उसको बनाया था, जिसकी वजह से जो इम्पोर्टेड कॉर्नरी स्टेंट्स थे इंडिया के अंदर, उनकी कीमतों में 50% तक कमी आ गई थी। फिर लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट, उसमें भी इनका ये भी काफ़ी बड़ा एक सपना था कि इन्होंने उसमें खुद को काफ़ी इन्वॉल्व कर रखा था कि भाई जो इंडिया को हम है ना लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। He also became the first Indian head of the state to fly a fighter plane. Okay, his first aeronautical project led him to designing India's first indigenous hovercraft, Nandi. होवरक्राफ्ट क्या होता है ना, ये एक तरह का व्हीकल होता है जो पानी पे भी चल सकता है, लैंड पे भी चल सकता है, पानी पे भी और कीचड़ में भी। जो इसका जो बेस होता है उसमें क्या हो जाता है, उसमें हवा भर जाती है, ठीक है, और वो कुशन की तरह काम करता है। तो इस वजह से वो बिल्कुल ऐसे फिसलता हुआ जाता है। पीछे उसके बहुत बड़े बड़े ब्लोवर्स लगे होते हैं जो हवा को फेंकते हैं और उसकी वजह से इसको आगे की तरफ पुश करते हैं। तो आप एक बार इसको है ना गूगल पे सर्च कर लेना, आपको अच्छे से आइडिया लग जाएगा। अक्षय कुमार की एक मूवी थी, उसमें इस चीज़ को यूज़ भी किया गया था, मेरे को मूवी का नाम याद नहीं है। अदर जो इनके जो और जहाँ पे इन्होंने काम किया था, जैसे कि पूरा हो गया प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज़ टू रूरल एरियाज़, जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी को काफ़ी इम्पोर्टेंस देने की बात की गई थी कि भाई इसकी वजह से हम जो रूरल एरियाज़ हैं उनको भी काफ़ी अच्छा सुधार सकते हैं, ठीक है। और यही सब थे इनके, काफ़ी कंट्रीब्यूशन थे। अगर इनके बारे में अगर आपको पढ़ना है तो इनकी लिखी हुई कुछ बुक्स आप पढ़ लेना, काफ़ी अच्छा लगेगा, ठीक है। अब बात करते हैं 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स कि भाई 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स हमने स्टार्ट करी है, किसमें, 75 डिस्ट्रिक्ट्स में, जो देश की 75 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स को हमने स्टार्ट किया है, जिनको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, DBU। और इसकी बात कहाँ पे कही गई थी, यूनियन बजट के अंदर 2022-23। तो इसकी बात कब हुई थी, एज ए पार्ट ऑफ यूनियन बजट फॉर 2020-22, ठीक है। जो फाइनेंस मिनिस्टर थी, उन्होंने इसको अनाउंस किया था कि भाई हम 75 DBUs को इंट्रोड्यूस करेंगे इंडिया में, और कहाँ की, 75 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, कि भाई ये किसको समर्पित रहेंगे,
जो हमने अभी आज़ादी के जो 75 साल पूरे किए हैं उसको लेके, ठीक है। एक तरह से ये है क्या, ये क्या है, डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स हैं जो कि स्पेशलाइज्ड होंगी फिक्स पॉइंट बिजनेस यूनिट में, ठीक है। एक तरह से हब का काम करेंगी जहाँ पे आप कमर्शियल बैंक, हाउसिंग, सर्टेन मिनिमम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जो जो बैंकिंग सर्विसेज हैं आपको 24/7 इसके अंडर में मिल सकती हैं, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, टू बेनिफिट ऑफ डिजिटल बैंकिंग रीच एवरी नूक एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री, विल कवर ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, कि भाई हर एक देश के हर हिस्से में इसको क्या है ना पहुंचाया जाए, और पूरा सिस्टम है ना जो बैंकिंग का उसको डिजिटली किया जाए। इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, ये उनको भी सहायता करेगा जो कि इतने ज़्यादा सक्षम नहीं है किसमें, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर। दे विल आल्सो असिस्ट दोज हु आर नॉट टेकी सेवी टू अडोप्ट डिजिटल बैंकिंग। डीबीयू की सर्विसेज क्या है, जैसे कि मैंने बताया था कि ये सारी बैंकिंग फैसिलिटीज़ आपको अंडर वन रूफ प्रोवाइड कर देगा। लाइक आप यहाँ पे सेविंग अकाउंट भी खोल सकते हैं, अपना बैलेंस भी चेक कर सकते हैं, पासबुक को भी प्रिंट कर सकते हैं, पैसों को जो भी आपके फंड्स हैं उनको भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, फ़िक्स डिपॉजिट भी खोल सकते हो, लोन के एप्लीकेशंस भी दे सकते हो। अगर आपने कोई चेक दिया है उसकी पेमेंट रोकनी है तो वो भी यहाँ पे कर सकते हो, है ना। और क्रेडिट और डेबिट कार्ड से रिलेटेड जितने भी काम काज है वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो, टैक्सेस भी पे कर सकते हो, बिल, और किसी को नॉमिनी बनाना है तो वो भी काम कर सकते हो। तो जितना भी जो भी सिस्टम है ना, जो जो काम ये कर सकता है, आपको एक ही रूफ के अंदर सब कुछ काम प्रोवाइड कर दिए गए। अब डिफरेंसेस क्या है डीबीयू और ट्रेडिशनल बैंक्स के अंदर। डीबीयू विल प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज इंक्लूडिंग कैश डिपॉजिट और विड्रॉल्स 24/7, ठीक है, कि भाई ये आपको 24 घंटे कैश डिपॉजिट करने की भी सुविधा देगा और निकालने की भी। लेकिन जो ट्रेडिशनल बैंक है ना, वहाँ पे तो आपको जाके पैसे जमा करने पड़ते हैं, ठीक है। 24/7 वहाँ पे चीज़ें आपको प्रोवाइड नहीं करी जा सकती, और ये पूरा डिजिटली भी काम करता है। पीपल नॉट हैविंग कनेक्टिविटी और कंप्यूटिंग डिवाइसेस कैन डू बैंकिंग ट्रांसफ़र फ्रॉम डीबीयू इन अ पेपरलेस मोड, कि भाई जिनको इतना ज्ञान नहीं है इसका कंप्यूटर डिवाइसेस का, तो वो भी इसको इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। और अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम आएगी तो जो बैंकिंग स्टाफ है वो भी आपको असिस्ट करेगा, आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। डिफरेंसेस क्या है डिजिटल बैंक और डीबीयू बैंक में। यहाँ पे हमने देखा ट्रेडिशनल बैंक और डीबीयूज़ के अंदर। अब यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे डिजिटल बैंक्स और डीबीयू के अंदर। बैलेंस और लीगल सीट पर्सनैलिटीज़ के बारे में, डीबीयू की जो क्या है लीगल पर्सनैलिटी नहीं है, ये लाइसेंस्ड नहीं मतलब अंडर लाइसेंस्ड काम नहीं करते, किसके, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट उसके अधीन ये काम नहीं करते हैं, ठीक है। लीगली दे आर इक्विवेलेंट टू ब्रांचिंग आउटलेट्स, और ये मतलब एक तरह से खुद में एक बैंक नहीं है, उनकी शाखाओं की तरह ही काम करते हैं, कि भाई खुद की कोई इनका लाइसेंस नहीं है। एक मेन बैंक का जो लाइसेंस होता है उसके अंडर में उसकी डिफरेंट ब्रांचेज होती हैं, तो ये ब्रांचेज के रूप में काम करते हैं। डिजिटल बैंक जहाँ पे है उनकी क्या है, बैलेंस शीट भी होती है, लीगल पर्सनैलिटी भी होती है, और उनके पास एक प्रॉपर ड्यूली लाइसेंस होता है बैंक का, जिसके वो किसके तहत काम करते हैं फिर, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। Level of innovation and competition. DBUs improve existing channel architecture by offering regulatory recognition to digital channels. However, they are silent or competition. और वही बातें यहाँ पे बता रखी हैं क्या क्या है, ठीक है, ये एक बार आप देख लेना, मतलब ऐसा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। व्हाट आर अदर इनिशिएटिव फाइनेंशियल इंक्लूजन, और क्या क्या इनिशिएटिव सरकार के द्वारा ऐसे चलाए गए हैं। प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट फिर से आ गया, ठीक है, किसके पैसे आए किसके नहीं प्लीज़ बताना। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई, डिजिटल बैंक ट्रांसफ़र, फिनटेक, इंडिया टैक्स, ये गवर्नमेंट के द्वारा कुछ स्कीम्स चलाई गई थी। अब बात करते हैं 6th एशिया ईस्ट एशिया समिट, ठीक है। ये क्यों अभी न्यूज़ में है, क्योंकि रिसेंटली इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था जो 6ठी ईस्ट एशिया समिट हुई थी उसमें। वहाँ पे किसने पार्टिसिपेट किया, जो एजुकेशन मिनिस्टर है उन्होंने मीटिंग में क्या पार्टिसिपेट किया, जो कि कहाँ पे हुई थी, हनोई। हनोई कहाँ पे है, वियतनाम में। व्हाट इज़ द ईस्ट इंडिया ईस्ट इंडिया नहीं, ईस्ट एशिया समिट अबाउट। एस्टेब्लिश 2015 के अंदर इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, जिसके अंदर 18 रीजनल लीडर्स थे इस फोरम के अंदर, जो कि किस पे काम करते हैं, टुवर्ड्स स्ट्रेटेजिक डायलॉग इन कोऑपरेशन ऑन द
की पॉलिटिकल सिक्योरिटी इकोनॉमिक चैलेंजेस फेस बाय इंडो पैसिफिक रीजन। जो इंडो पैसिफिक रीजन्स के अंदर जितने भी कंट्रीज़ हैं, जो भी मेंबर स्टेट्स हैं, उनके द्वारा जो जो ये इशू फेस करते हैं, लाइक पॉलिटिकली सिक्योरिटी, है ना, इकोनॉमिक चैलेंजेस जो फेस करते हैं, उनके ऊपर ये आपस में कोऑपरेट करते हैं। ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया था? जो मलेशियन प्राइम मिनिस्टर है महाथीर बिन मोहम्मद, उनके द्वारा ये आइडिया दिया गया था कि हमको ऐसा एक समिट बनाना चाहिए, ठीक है, जो ये इन चैलेंजेस को क्या है ना सॉल्यूशन निकाल के लाए। और कब दिया था ये इन्होंने फर्स्ट टाइम? 1991 के अंदर ऐसा इन्होंने प्रमोट किया था कि ये चीज़ होनी चाहिए। देयर आर 6 प्रायोरिटी एरिया फॉर रीजनल कोऑपरेशन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ EAS। कुछ 6 एरियाज़ के अंदर है ना ये कोऑपरेट करते हैं, उन एरियाज़ के अंदर ये काम करते हैं, लाइक एनवायरनमेंट एंड एनर्जी, एजुकेशन, फाइनेंस, ग्लोबल हेल्थ इश्यूज एंड पेंडेमिक डिजीज़, नेचुरल डिज़ास्टर मैनेजमेंट, NDM, है ना, और एशियन कनेक्टिविटी, जो एशियन नेशंस हैं उनकी कनेक्टिविटी। इसके मेंबर्स क्या है? इट कॉम्प्राइजेज द 10 मेंबर स्टेट्स ऑफ एशियन की जो कंट्रीज़ हैं वो क्या है ना इसके मेंबर्स हैं। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन, जिसके अंदर कौन कौन आता है? ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, along with 8 other countries, namely Australia, China, Japan, India, New Zealand, Republic of Korea, Russia and USA. It is an Asia centered forum। देखो एशियन सेंटर्ड फोरम है, इसलिए इसको चेयर भी कौन करेंगे? सिर्फ और सिर्फ एशियन मेंबर्स। तो इस वजह से इसको इंडिया चेयर नहीं कर सकता, जबकि हम इसके अंदर सिर्फ पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। तो फ़िलहाल के लिए चेयर कौन है, मतलब इसको कौन चला रहा था 2021 में? ब्रुनई दारुसलाम, ठीक है। जो ब्रुनई कंट्री है, ब्रुनई नेशन है, वो इसको चेयर कर रहा था, वो इसको होस्ट कर रहा था 2021 में। EAS मीटिंग्स, ईस्ट एशिया समिट की जो मीटिंग्स और उसकी प्रोसेसेस, कि भाई जो ये है ना एनुअली जो इसके लीडर्स हैं वो मिलते हैं, ठीक है, और अपनी मीटिंग्स को क्या करते हैं, एशियन लीडर्स के साथ अपनी मीटिंग्स हर साल करते हैं, ठीक है, 4th क्वार्टर में। जो मीटिंग ऑफ द EAS फॉरेन मिनिस्टर्स एंड इकोनॉमिक मिनिस्टर्स आर आल्सो हेल्ड एनुअली। इंडिया और EAS के क्या रिलेशन है? इंडिया एक तरह से फाउंडिंग मेंबर है किसका? ईस्ट एशिया समिट का। व्हाट आर द इशू रिलेटेड टू एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया, ठीक है, आपकी बार थोड़ा सा एजुकेशन पे इसमें बात हुई थी, तो इंडिया के अंदर अभी उसकी क्या हालत है एक बार ये देख लेते हैं। एट द ईस्ट एशिया समिट इन बैंकॉक इन नवंबर 2019, इंडिया हैड अनवेल्ड इंडियाज़ इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव, IPOI इंडिया ने वहाँ पे अनवेल किया था, कि जिसका एम क्या था कि जो भी पार्टनरशिप होगी किसमें? सिक्योर, कि भाई सबको मिलके एक तरह से सिक्योर और स्टेबल मरीन टाइम डोमेन बनाना चाहिए, जिसके अंदर सभी सेफली अपना व्यापार वगैरह कर सकें। व्हाट आर द इशू रिलेटेड टू एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया? इन एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर इन स्कूल्स की जो बिल्डिंग्स है वही खस्ता हालत हो रखी है उनकी, ठीक है। यहाँ पे क्लासरूम से ज़्यादा तो वॉशरूम मिलते हैं सरकारी स्कूलों के अंदर, ये हालात हैं। अकॉर्डिंग टू यूनिफाइड डिजिटल डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर द एजुकेशन 2019-20, ओनली 12% स्कूल हैव इंटरनेट फैसिलिटी। बताओ, इंडिया के अंदर सबसे सस्ता इंटरनेट है, लेकिन जो हमारे स्कूल्स हैं वहाँ पे ही क्या है, केवल 12% स्कूल्स के अंदर इंटरनेट फैसिलिटी है, जो कि आधे टाइम बंद रहती हैं, या फिर वो पासवर्ड लॉक होती हैं तो कोई यूज़ ही नहीं कर पाता। तो मतलब क्या है, 30% के अंदर कंप्यूटर्स हैं जो कि कभी चलते नहीं हैं। तो ये हालात है, 30% में ये है। अब सोच लो उनमें से चलते कितने के होंगे। हाई ड्रॉप आउट रेट, बच्चे है ना प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल तक पहुँचते पहुँचते है ना स्कूल से नाम कटवा लेते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा 6 से 14 साल की उम्र के बच्चे होते हैं। प्रॉब्लम ऑफ ब्रेन ड्रेन, अब इंडिया के अंदर क्या है, कंपटीशन टफ होता जा रहा है, जो टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी वैसे ही कमी है, लाइक IIT, IIMs, तो क्या है वहाँ पे सब बच्चों को तो एडमिशन नहीं मिल सकता। इस वजह से जो काफ़ी अच्छे हैं, पढ़ाई लिखाई में भी सही है, वो बच्चे क्या प्रेफर करते हैं, विदेशों में जाना। तो इस वजह से इंडिया के अंदर अच्छे दिमाग की कमी होती जा रही है, जिसकी हमको सख्त ज़रूरत है। तो ये भी यहाँ पे काफ़ी एक बड़ी समस्या है। मास इलिट्रेसी, कि काफ़ी मात्रा में यहाँ पे लोग अभी भी क्या है, अनपढ़ है, करीबन 25% इंडियंस आज भी अनपढ़ है। जेंडर इनइक्वालिटीज़, एक मैन और वुमेन के अंदर, सोसाइटी के अंदर हर तरह की इनइक्वालिटीज़ यहाँ पे भरी पड़ी हैं,
ठीक है। एजुकेशन सेक्टर में देख लो, लिटरेसी रेट देख लो वुमेंस का कि भाई कितनी साक्षर है, कितनी पढ़ी लिखी हैं। और रूरल एरियाज़ के अंदर तो ये और भी खस्ता हालत है। अब सरकार के द्वारा क्या इनिशिएटिव लिए गए एजुकेशन से रिलेटेड, सबसे बड़ा तो यही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी encourages a holistic, flexible and multidisciplinary approach to education. It is based on the one foundational pillars to access equality, ठीक है, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी अलाइन विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030। कि भाई जो इसके फाउंडेशनल पिलर्स क्या हैं, किन बेस के ऊपर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेके आए गए थे कि भाई अच्छी क्वालिटी मिले, सबको उसको एक्सेस हो, है ना, और इक्वालिटी सबको मिले, समान रूप से सबके लिए हो, अफोर्डेबिलिटी हो कि भाई हर कोई उसको अफोर्ड कर सके, पढ़ सके, और सबसे बड़ी बात सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 2030 तक हमको पूरा करना है, उसके साथ उसको अलाइन करके उसको सोच समझ के इसको लागू किया गया। पीएम श्री स्कीम, इसके अंदर क्या था, 14,500 स्कूल्स को डेवलप किया जाएगा, ठीक है, उनको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की तरह के बेस पे बनाया जाएगा। पीएम ई विद्या, ये एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था पीएम विद्या प्रोग्राम 2020 के अंदर कि भाई जिसके थ्रू ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा मिले, ठीक है। यहाँ पे क्या है, डिजिटल ऑनलाइन ऑन एयर एजुकेशन अनेबल की जाएगी मल्टीपल एक्सेस मोड के अंदर, ताकि बच्चों को हर तरह से क्या है कि पढ़ाई मतलब एजुकेशन में काफ़ी हेल्प हो। फिर बात करते ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। डिफरेंट टाइप के गवर्नमेंट ने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स लागू कर रखे, दीक्षा होगी, स्वयं मॉक्स प्लेटफॉर्म, वर्चुअल लैब्स, ई पीजी पाठशाला, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। तो ये थे आज के 4 से 5 टॉपिक। देखो एक दिन में इतने ही मोस्टली आते हैं इंपॉर्टेंट की बात करें तो, वैसे चाहे पूरा दिन में कुछ भी हम करते रहें कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। तो कैसी लगी क्लास प्लीज़ मेरे को बताइएगा ज़रूर, और जो बैकग्राउंड नॉइज़ हैं उनके लिए हम रियली वेरी सॉरी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कीजिएगा प्लीज़, है ना। कोई सुझाव हो तो, कोई कुछ भी अच्छा लगे या बुरा लगे या कोई कमी हो तो मेरे को कहाँ पे बात बता सकते हो, कमेंट सेक्शन के अंदर। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।